वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि शनिवार की आपकी क्लास होगी, तो शनिवार को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, तो अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है पृथ्वी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, वो चैप्टर आपका चल रहा है। इसमें मैंने आपको लास्ट में सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा चुका था। ठीक है, इससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको पूरी डिटेल से अच्छे से समझा दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति वो कैसे हुई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले मैंने आपको पढ़ाया था आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में बताया था। ठीक है, कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको भूकंप, सुनामी के बारे में बताया था, ज्वालामुखी के बारे में बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक बार इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। ठीक है, तो भाई शेयर कर दो। और जो भी ग्रुप है, चाहे अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप हो, ठीक है, चाहे आप किसी और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हो, तो आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए, बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का आपको पता ही है, चैप्टर 15 है। ठीक है, 15 पृथ्वी की संरचना, ये चल ही रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो देखिए, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां होती हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो पहली जो शक्ति है वो है कि एक स्थान पर कार्य करने वाली, ठीक है, कार्य करने वाली शक्तियां। तो जो एक स्थान पर कार्य करने वाली शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो तो होती हैं अपक्षयण की शक्तियां, यानी कि वेदरिंग फोर्सेस। ठीक है, और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं जो गति से कार्य करने वाली शक्तियां हैं, तो वो होती हैं अपर्दन की शक्तियां। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं अपक्षयण की शक्तियों के बारे में। अपक्षयण की शक्तियां यानी कि वेदरिंग फोर्सेस के बारे में देखिए। तो देखिए, अपक्षयण की शक्तियां होती हैं वो एक ही स्थान पर कार्य करती हैं, जैसे कि चट्टानों का अपक्षयण। अपक्षयण का मतलब होता है चट्टानों का बिखराव। ठीक है, चट्टानों का मिट्टी में बदलना, किसमें, मिट्टी में बदलना, यानी कि चट्टानों का टूटना, बिखरना। चट्टानों का बिखरना किसके अंदर आता है, अपक्षयण की शक्तियों के अंदर आता है। तो देखिए, जैसे कोई भी चट्टान है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये कोई भी चट्टान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सूर्य है। तो कौन कौन से कारक हैं जो इन चट्टानों को बिखराव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, सूर्य से आने वाली लाइट है, प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरणें जब इस चट्टान पर पड़ती हैं तो चट्टानें कैसे हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, उसकी बाद चट्टानें कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। ओके, तो देखिए कि चट्टानें गर्म हो गई, चट्टानें ठंडी हो गई। ठीक है, और बीच में क्या हो जाती है, बारिश भी हो जाती है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, तापमान में अंतर आता है। यानी तो चट्टानें कभी तो गर्म हो जाती हैं, कभी ठंडी हो जाती हैं। तो इस कारण धीरे धीरे से क्या है, इनमें क्रैक होने लग जाते हैं, यानी कि ये बिखरने लग जाती हैं। ठीक है, चट्टानें कमजोर पड़ने लग जाती हैं और ये धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं। ओके, इसके अलावा यदि हम हवा की बात करें, ठीक है, यदि तेज हवा भी होती है, वो भी क्या करती है, इन चट्टानों के बिखरने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा यदि रेत की बात की जाए, ठीक है, तो रेत का भाव भी होता है, वो भी क्या करता है, इन चट्टानों को हवा के साथ क्या होता है, एक तरह से रेगमाल की तरह कार्य करता है। किस तरह, रेगमाल की तरह कार्य करता है और इन चट्टानों को एक तरह से
बिखराव के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यदि पानी की बात की जाए तो देखिए जो बारिश का पानी होता है इन चट्टानों के मध्य में बीच में जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। और जब ठंडा मौसम होता है तो ये पानी क्या होता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है। तो जब बर्फ बनती है तो क्या करती है, फैलती है। तो इसी कारण ये चट्टानें टूटती हैं। ठीक है, इनका बिखराव होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कोई गर्म चीज़ होती है वो क्या करती है, फैलती है। ठंडी चीज़ क्या होती है, सिकुड़ती है। तो जब बार बार चट्टानें फैलेंगी, सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, उनमें क्रैक्स होने लग जाएंगे, यानी कि वो चट्टानें वो कमज़ोर होने लग जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा देखिए जैसे पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी जड़ों को इन चट्टानों के नीचे तक पहुंचा देते हैं। ओके, और बाद में फिर इन जड़ों की सहायता से वो इनको उखाड़ने का प्रयास करते हैं। जानवरों की बात की जाए, छोटे मोटे जीव जंतु की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, इन चट्टानों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह से इन चट्टानों को क्या करते हैं, चट्टानों का एक तरह से अपक्षण करने का कार्य करते हैं। चट्टानों को मिट्टी में बदलने का कार्य करते हैं। ओके, और यदि मानवों की बात की जाए, देखिए मानवों के द्वारा सबसे ज़्यादा इन चट्टानों का अपक्षण किया जाता है। किसकी तरह से, देखिए इनको हम खोद कर करते हैं। ठीक है, खनन के द्वारा भी करते हैं। इसके अलावा ठीक है, इनकी काटा पीटी भी कर ली जाती है। इसके अलावा विस्फोट भी किए जाते हैं। विस्फोट भी करके इन चट्टानों को मानव सबसे ज़्यादा क्या करता है, अपक्षण करता है। तो मानव ही एक ऐसा कारक है जो चट्टानों का अपक्षण करने में सबसे ज़्यादा ये कार्यशील होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनके कुछ फायदे देखते हैं। तो देखिए चट्टानें होती हैं, चट्टानों के अपक्षण का जो प्रमुख फायदा मिला है वो किसके लिए मिलता है, कृषि के लिए मिलता है। अब कृषि के लिए कैसे मिलता है कि चट्टानें होती हैं वो क्या करती हैं, टूट जाती है और मिट्टी बदल जाती है। तो देखिए मिट्टी का निर्माण होता कैसा है, मिट्टी का निर्माण होता है इन चट्टानों के बिखराव के कारण। तो जो चट्टानों से मिलने वाली जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता कृषि के लिए होती है। ठीक है, तो इसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा चट्टानों में बहुत से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। और ये बहुत से रासायनिक तत्व होते हैं जो किन में पाए जाते हैं, वो चट्टानों के अंदर ही पाए जाते हैं। और इनके बिखराव के कारण या इनके मिट्टी में बदलने के कारण ही ये रासायनिक तत्व होते हैं चट्टानों से बाहर आते हैं और किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिलने के कारण ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये अपक्षण क्या, यानी चट्टानों के अपक्षण का केवल फायदा हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, कृषि कार्य में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गति से कार्य करने वाली शक्तियों के बारे में, यानी कि अपर्दन की शक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दूसरा है अपर्दन की शक्तियों के बारे में देखा जाए। अपर्दन की शक्तियाँ, तो देखिए अपर्दन की शक्तियाँ होती हैं वो हवा यानी कि वायु के कारण भी अपर्दन होता है। ठीक है, इसके अलावा जल के कारण भी होता है। और इसके अलावा यदि बात की जाए बर्फ के कारण भी अपर्दन होता है, बर्फ के कारण। तो 3 ये फैक्टर होते हैं, इन तीनों के कारण क्या होता है, अपर्दन होता है। ठीक है, तो ये अपर्दन की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वायु के बारे में देखते हैं। तो देखिए आखिर हम सोचते हैं कि ये वायु है, ठीक है, ये हवा है, ये चलती कैसे है, ये हवा चलती कैसे। तो देखिए हमारे प्रकृति में, ठीक है, कुछ भी कार्य करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, ऊर्जा हमको मिलती है सूर्य से। प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य से ऊर्जा मिलती है। अब ये सोचते हैं कि सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है। तो देखिए सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, किसकी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और इस नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के कारण अपार ऊर्जा मुक्त होती है और वो हमारे पृथ्वी तक आती है। और ऐसे ही, ठीक है, पृथ्वी तक आती है और बाकी ग्रहों पर भी पहुंचती है, लेकिन जो पृथ्वी के लिए मिलती है वो ऊर्जा हमें मिलती है। तो देखिए होता क्या है, तो हमें हर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकृति में कोई भी कार्य है वो बिना ऊर्जा के नहीं किया जा सकता। तो देखिए होता क्या है कि पृथ्वी में जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, उस स्थान पर तो हवा होती है वो कैसी हो जाती है, गर्म हवा हो जाती है। देखिए हवा है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्योंकि आपको याद रखना है कि यह क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के ऊपर है वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में क्या है, हवा की परतें होती है। ठीक है, हवा होती है। तो सूर्य की किरणें आती हैं तो वो हर स्थान पर तो एक जैसे नहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, हमें कहीं पर तो गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, क्योंकि एक जैसा सब मौसम तो सब जगह मिलता नहीं है।
ठीक है। तो देखिए जब सूर्य की किरणें हैं तो क्या होती है, एक एरिया में तो हवा कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, और दूसरे एरिया में हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो जिस एरिया में हवा है वो गर्म हो जाती है, यानी वहाँ पर जो वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, और वायु है गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, तो इसके स्थान पर दूसरी ठंडी वायु आ जाती है। ठीक है, यानी कि वायु है वो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर बहती है। ठीक है, और वायु का यही बहना क्या कहलाता है, पवन कहलाता है। अब पवन क्या होती है कि वायु का अधिक दाब से कम दाब की ओर बहना क्या कहलाता है, पवन कहती है। यानी कि बहती हुई वायु या बहती हुई हवा क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पवन है वो बनती है। मैंने बताया था क्यों बनती है, कि जब देखिए यहाँ पर पवन का निर्माण कैसे हुआ, दाबांतर के कारण हुआ। यानी कि एक स्थान पर दाब कम है, दूसरे स्थान पर दाब ज्यादा है, और इसके अलावा क्या तापांतर भी है, ताप का अंतर भी है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए कुछ और देखते हैं। देखो मैंने आपको पवनों के बारे में बता दिया कि पवन क्या होती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देखिए कि जो पवन है तो ये ठीक है, उनकी दिशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये आपको याद रखना है। ओके, और देखिए जो पवन होती है वो, इसमें यदि बात की जाए तो देखिए हवाओं में गर्म हवा की बात की जाए तो गर्मियों में क्या करते थे, जो 6 महीने हवाएं हैं वो समुद्र से धरती की ओर चलती हैं। ठीक है, इस कारण इनको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए हवा की दिशा के साथ साथ ही ऋतु में परिवर्तन होता है। तो देखिए ऋतु में परिवर्तन होता है तो देखिए, तो 6 महीने क्या होती है, 6 महीने हवाएं होती हैं वो कहाँ से चलती हैं, समुद्र से चलती हैं धरती की ओर। ठीक है, समुद्र से धरती की ओर चलती है तो उनको कहा जाता है ग्रीष्मकालीन हवाएं कहा जाता है। ठीक है, और 6 महीने जो हवाएं चलती हैं, 6 महीने हवाएं चलती हैं, देखिए वो चलती हैं धरती से समुद्र की ओर चलती हैं, तो इनको कहा जाता है शीतकालीन हवाएं कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखते हैं। और ये तो मानसून की बात हमने कर ली है कि ग्रीष्मकालीन हवाएं, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। ठीक है, तो देखिए भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आपको नाम याद रखना है कि भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। तो वर्षा है, तो वर्षा की मात्रा है वो भी क्या है, अनियमित है, कहीं पर ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या आएगी, बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है, और कहीं पर सूखा पड़ जाता है, यानी कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो ये वर्षा की अनियमितता है। ठीक है, और इसके अलावा तो देखिए बाढ़ से होता क्या है, देखिए बाढ़ से होता क्या है, देखिए बाढ़ से तो क्या होगा, उस पानी वाले एरिया में जो भी कुछ आएगा वो पानी उसको बहा ले जाएगा, तो इससे क्या होगी, जन और धन की हानि हो जाती है। ठीक है, यानी कि मानव भी में नुकसान होता है, मानव भी कुछ लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा घर वगैरह हैं, ठीक है, और जितने भी असेट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं। तो जो जन की हानि होती है और धन की हानि भी होती है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए असमान वेग की हवाएं कैसी होती हैं। तो देखिए असमान जब वेग की हवाएं होती हैं, ठीक है, जब वो बहती है तो वो रूप ले लेती है चक्रवात का। किसका रूप लेती है, चक्रवात का रूप लेती है। और चक्रवात का केंद्र होता है वो सेंटर होता है, लेकिन चक्रवात होता है वो अपने सेंटर के सारे गोल गोल हवाएं वो इस प्रकार से घूमती रहती हैं। ठीक है, और इनकी परिधि की बात करें, यदि एक चक्रवात की परिधि की बात की जाए तो 400 किलोमीटर से, देखिए 400 किलोमीटर से इसकी परिधि रहती है 3000 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर है। ठीक है, वो चक्रवातों की परिधि रहती है, ये आपको याद रखना है। कुछ आंकड़े होते हैं ये आपको याद रखने होते हैं। तो जो चक्रवात हवाएं होती हैं वो भी देखिए कम वायुदाब के कारण ही उत्पन्न होती हैं, कि इनके केंद्र में क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है।
और आपको याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों का विस्तार होता है और हवा की जो गति होती है वो उष्ण कटिबंधों की अपेक्षा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए चक्रवात के कारण क्या होता है, क्षेत्र के मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। यानी कि एक जगह पर थोड़ी देर पहले तो काफ़ी गर्मी वाला मौसम था, तो अचानक ऐसा मौसम हो जाता है कि ठंड वाला मौसम आ गया। यानी कि जैसे मई के महीने में इसने सावन वाला मौसम है वो बना दिया, ठीक है। तो ये चक्रवात के कारण अचानक उठा हुआ तूफान होता है, जो चक्रवात होता है, तो उससे अचानक मौसम में उसमें बदलाव आ जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए तेज हवाओं के साथ इसमें क्या होती है, घनघोर वर्षा होती है और पेड़ टूट जाते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, ठीक है। बिजली गुल होने से सामान्य जीवन में बाधित होता है और कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो स्थानीय स्तर पर उत्पन्न दाबांतर के कारण भी बहुत शक्तिशाली तूफान उठते हैं, ठीक है। तो प्रमुख इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि असमान वेग की धाराओं के कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और चक्रवातों की परिधि होती है, मैंने आपको बताया कि 400 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर इसकी परिधि पाई जाती है और ये केंद्र के सहारे, ठीक है, चक्राकार हवाएं घूमती रहती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखें कि बहते पानी की शक्ति के बारे में देखते हैं, यानी कि हाइड्रो पावर के बारे में देखते हैं। तो देखिए बहते पानी शक्ति को नदी के रूप में देखा जाता है, यानी कि पहाड़ों से निकलकर, ठीक है, झील व समुद्र में समाप्त होने तक नदी है वो घाटी से डेल्टा तक संरचना को निर्माण करती है। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो स्थित है पश्चिम बंगाल में, ओके। देखिए नदियों की बात की जाए तो कुछ नदियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, बरसाती नदियाँ होती हैं, यानी कि जब बरसात होती है उस समय ही नदियाँ बहती हैं। और कुछ नदियाँ होती हैं वो साल भर बहती रहती हैं, यानी कि वो हमेशा ही बहती रहती है, ठीक है। वो वर्ष भर बहने वाली नदियाँ होती हैं, जैसे कि देखो गंगा है, यमुना है, चंबल नदी है, ये कैसी हैं, वर्ष भर बहने वाली नदी, यानी कि ये नदियाँ होती हैं वो हमेशा बहती रहती हैं, ठीक है। और कुछ नदियाँ होती हैं केवल बरसाती नदी होती है जो बरसात के मौसम में बहती है, राजस्थान में जैसे बनास है, लूनी है, ये केवल बरसाती नदी है, ये आपको याद रखना है। और बात करें वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में सरस्वती नदी थी, जिसे द्विसदी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और जिसका अवशेष के रूप में माना जाए तो घग्गर नदी है जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहती है, ठीक है। उसको अवशेष के रूप में माना जाता है, सरस्वती नदी का जो अवशेष है उसको घग्गर के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये नदी वैदिक काल में बहती थी, लेकिन आज ये लुप्त नदी है, तो इसकी खोज जारी है कि इसके अस्तित्व की खोज जारी है, ठीक है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। और देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं हिमनद या ग्लेशियर की बात करते हैं। तो देखिए ठंडे क्षेत्रों में क्या होती है, बारिश नहीं होती है, तो ठंडे क्षेत्रों में जब बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है, यानी कि वहाँ पर हिमपात होता है। क्या होता है, हिमपात होता है, यानी कि जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बारिश के रूप में गिरते हैं, ठीक है। यानी कि बारिश में बूंदें नहीं आती हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे कण आते हैं, उसको हिमपात कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए हिमनद या ग्लेशियर की बात की जाए तो क्या होता है, एक बहुत बड़े आकार का, ठीक है, एक बहुत बड़े आकार का हिमखंड होता है जो बहता रहता है लगातार, ठीक है। इस पर बहुत सारी जातियाँ उपजातियाँ निवास करती हैं और इनकी जो क्षमता होती है वो ये नॉर्मल आंखों से नहीं देखने को मिलता है कि जैसे नदी बहती है, ये जैसे कि आपको हिमनद बहता हुआ देखे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या रहता है, सरकता रहता है। तो कैसे पता चलता है, देखिए जब धीरे धीरे हिमपात होता रहता है उसकी लेयर बनती रहती है, वजन बढ़ते लगने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से हिमनद वो भी बहते हैं, ये आपको याद रखना है। और हिमनद से बहने वाली नदियाँ कौन सी होती हैं, हिमनद से बहने वाली नदियां हैं गंगा और यमुना है, वो हिमनद से बहने वाली नदियां होती हैं। तो देखिए और हिमनद का आकार जब कब बढ़ता चलता है, जब क्या क्या होता है, देखिए कि बर्फ़ है, ठीक है, एक स्थिति आती है कि बर्फ़ तो कम पिघल रही है, ठीक है, और इसके असर हिमपात ज़्यादा हो रहा है तो ग्लेशियर का आकार बढ़ता रहता है। और एक कंडीशन आती है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसके अपेक्षा में क्या होता है कि बर्फ़ है वो ज़्यादा पिघलती है। तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी तो नदियों का भी जलस्तर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। नदियों का जलस्तर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नदियों के क्षेत्र में आने वाले जो भी शहर कस्बे हैं, ठीक है, उनमें बाढ़ आने की संभावना होती है। इसके अलावा धीरे धीरे जलस्तर ज़्यादा होगा, उनका पानी पहुंचेगा समुद्रों में पहुंचेगा, तो समुद्रों का लेवल भी है वो भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, काफ़ी अधिक होता जा रहा है। तो समुद्र के किनारे जो
बसे हुए शहर हैं उनमें संकट आ जाता है कि वो भी समुद्र में डूब सकते हैं। ऐसे ही जो पहले की जो द्वारका नगरी थी वो समुद्र में कई बार पहले भी डूब चुकी है। तो पुरानी, लेकिन उसको हमेशा उसको बसाया जाता था, ठीक है। तो पुरानी द्वारका भी के भी ये अवशेष मिले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें देखिए, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, कुछ बातें आपको समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ओके। अब देखिए इसके बाद देखते हैं कि समुद्री धाराओं के बारे में देखते हैं। तो जल का अधिकांश भाग है, सबको पता है कि समुद्र में ही है, ठीक है। अपने विशाल आकार के कारण समुद्र हैं वो हमेशा एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि देखिए कि नदी तो कभी नदियों का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी नदियाँ बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन कभी आपने देखा है कि समुद्र का पानी सूख गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक समुद्र में विशाल आकार होता है, इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा भंडार में पानी पाया जाता है, ठीक है। और सभी नदी आकर समुद्र में मिलती है तो समुद्र का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो भी अपनी जितना उनका लेवल होता है उससे वो ज़्यादा में बह रही हैं, तो समुद्र का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये भी काफ़ी गंभीर बात है, ठीक है। तो समुद्र है वो हमेशा शांत कहा जाता है क्योंकि उसमें बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति नहीं होती है, उसमें हमेशा एक जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो देखिए गहराई से देखने पर समुद्र जल में शक्ति देखने को मिलती है। तो वायु के प्रभाव से समुद्र जल को लहरों के रूप में ऊपर नीचे होते आपने देखा है, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी फटने, तूफान आने पर समुद्री लहरें बड़ी घातक हो जाती हैं। तो ऐसे ही समुद्र में ही जैसे यदि हम तूफान की बात करें, भूकंप की बात करें, यदि यूनिट का यदि भूकंप आ जाता है तो समुद्र में क्या आता है, सुनामी, ठीक है। सुनामी आने की स्थिति हो जाती है। और सुनामी के बारे में आपको पता है, यदि 7 यूनिट का यदि भूकंप समुद्र में यदि किनारे की दिशा में चलाता हुआ आ जाए तो बहुत घातक सुनामी आती है और वो एक तरह से उसके और पास के एरिया को बिल्कुल तहस नहस यदि बिल्कुल नष्ट वष्ट कर देती है, ठीक है। तो काफ़ी घातक हो जाती है। देखिए समुद्र में भी जो हवा बहती हैं या धाराएं बहती हैं वो भी किसके कारण बहती है, तापांतर और दाबांतर दोनों के कारण बहती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, तो गर्म हवा भी बहती हैं और ठंडी हवा भी बहती है। यानी कि समुद्री धाराएं होती हैं वो गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। और जहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं वहीं पर क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, समुद्र में। और लेकिन देखो समुद्री धाराओं के, क्योंकि समुद्री धाराएं होती हैं वो किसी ढाल के कारण नहीं बहती है, केवल तापमान में अंतर के कारण ही बहती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए गर्म धाराओं से गुजरने वाली हवाएं होती है अपने साथ नमी ले जाती हैं और ऊंचे स्थानों पर वर्षा का कारण करती हैं। जिन स्थानों पर गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं वहाँ पर तापांतर पैदा होता है, जिससे हरिकेन इन टाइफून जैसे तूफानों को जन्म मिलता है। यानी कि देखिए जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होंगी, जो धारा हैं वो एक दिशा से दूसरी दिशा में बहेंगी, ठीक है। तो जब गर्म धारा के ऊपर जो हवाएं बहती हैं तो क्या नमी लेकर जाती है, जब नमी लेकर जाती हैं और वो नमी वाली जो हवाएं होती हैं वो कहीं पर टकराती हैं तो वहाँ पर बारिश उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जिन स्थानों पर गर्म और ठंडी जो धाराएं होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पर तापांतर पैदा हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस है वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से तूफान आने की संभावना होती है। तो समुद्र में आए हुए तूफान जैसे हरिकेन है, टाइफून है, ठीक है, ये आ जाते हैं, ये आपको याद रखना। और देखिए जो ज्वार भाटा की यदि बात की जाए तो समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा भी होता है, वो भी समुद्र शक्ति को ही दिखाता है। तो देखिए ज्वार भाटा कैसे आता है, जब सूर्य है और चंद्रमा है वो दोनों के दोनों एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो समुद्र की लहरों पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन समुद्र के पानी को ऊपर खींचने का प्रयास करता है, लहरों को ऊपर खींचने का प्रयास करता है, इसी कारण ज्वार और भाटे आते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका रीजन क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। और वो गुरुत्वाकर्षण बल जब बढ़ जाता है, जब सूर्य है और चंद्रमा है वो एक सीध में आ जाते हैं, तो उस समय बहुत बड़ा ज्वार भाटे आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतना ही दे रखा है इस चैप्टर में, देखिए और ज़्यादा कुछ है नहीं। यानी कि आपको सब कुछ सारे पॉइंट है थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, ठीक है। पृथ्वी पहले कैसे थी, गर्म थी, गर्म के बाद कैसे हुई, ठंडी हो गई, ठीक है, ठंडी हो गई तो कुछ परतें थी वो अंदर चली गई, कुछ परतें थी वो ऊपर आ गई। पृथ्वी की परतों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। पृथ्वी की पहली परत होती है, देखिए भूपर्पटी के बारे में मैंने आपको बताया था, मेंटल के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बाद करोड़ के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखने, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको 29 प्रकार की 29 जो विवर्तन प्लेट होती है पृथ्वी के अंदर, तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में बताया था, ठीक है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में मैंने आपको ज्वालामुखी पढ़ाया था,
ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बाद मैंने आपको भूकंप पढ़ाया था। इसके बाद मैंने आपको सुनामी पढ़ाया था। अब बाह्य विवर्तन शक्तियाँ मैंने आपको दो बताई थी। एक तो होती है अपक्षय की शक्तियाँ, जिसके अंदर चट्टानों का बिखराव होता है, इन चट्टानों का मिट्टी में मिलना था। और दूसरी होती हैं अपरदन की शक्तियाँ। तो अपरदन की शक्तियों के बारे में हमने हवा, रेत, पेड़ सबके बारे में देख लिया, ठीक है, कि पवन कैसे चलती है ये देख लिया। मैं जलवायु के बारे में आपको बता दिया कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने हिमनद के बारे में भी पढ़ लिया कि हिमनद क्या होता है, हिमपात क्या होता है। हिमपात में क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो बारिश में जल की बूंदें आती हैं, जबकि हिमपात में क्या होता है, हिम के छोटे छोटे कण यानी बर्फ के छोटे छोटे कण आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने भी आपको बता दिया कि पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बर्फ़ है वो ज़्यादा पिघल रही है। जब बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी तो बर्फ़ से जो बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, ग्लेशियर से जो निकलने वाली नदियां हैं, हिमनद से जो नदियां निकलती हैं, उनका टेम्परेचर है, ठीक है, जब वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो उन नदियों में पानी का स्तर है वो भी बढ़ेगा। और पानी का स्तर अगर नदियों में ज़्यादा बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर है वो भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और समुद्र के किनारे जो भी नगर या शहर बसे हुए हैं उन पर संकट आ जाएगा कि वो उस समुद्र के पानी में डूब सकते हैं। ऐसा हो चुका है। पहले द्वारका नगरी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि द्वारका नगरी है वो कई बार समुद्र में डूब चुकी थी और उसको हर बार बसाना पड़ता था और उसके अवशेष भी ढूंढ लिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद समुद्री धाराओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि समुद्री धाराएं होती हैं वो ठंडी भी होती हैं, वो गर्म भी होती हैं। ठंडी और गर्म जहाँ पर मिलती हैं वो हरिकेन, टाइफून जैसे तूफान हैं, जो समुद्र में आने वाले जो तूफान हैं उनको उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर में केवल इतना ही दे रखा है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 15 है, ये पृथ्वी की संरचना की स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है। देखो इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया है, ब्रह्मांड एवं जैव विकास, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 18 है कि भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर है हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसमें हम वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, ठीक है, उनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे, और वो हमारे लिए किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके। ओके, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।